तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 8 है न्यूट्रिशन। चैप्टर 7 के मैंने एमसीक्यूज भेजे थे। वो इतने ज्यादा नहीं थे, 42 या 40s में थे। इसके 80s में है। सो वो चैप्टर शॉर्ट है और इजी, इस वजह से मैंने टाइम की शॉर्टेज की वजह से आपको कहा कि वो आप खुद सॉल्व करें। अगर उसमें कोई क्वेरीज हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, कहीं पे कंफ्यूजन है, तो आप मुझे वो पर्सनली पूछ सकते हैं। ओके। ग्लाइकोलाइसिस ये पढ़ लें, फिर लास्ट में वो एंजाइम्स के चैप्टर डिस्कस करते हैं। लाइसिस कहते हैं ब्रेक डाउन को। ग्लाइकोलाइसिस मीन्स ग्लूकोज का टूटना। ओके। चैप्टर नंबर 8 का फर्स्ट एमसीक्यू, विच वन इज अ मैक्रोन्यूट्रिशन। मैक्रो मीन्स बड़ा और माइक्रो मीन्स स्मॉल, छोटा। तो इनमें से कौन सा जो है वो मैक्रो न्यूट्रिशन है? ए इज आयरन, बी इज मैग्नीशियम, सी इज कॉपर एंड डी इज बोरॉन। इनमें से कौन सा एलिमेंट मैक्रोन्यूट्रिशन है? आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर या बोरॉन? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मैग्नीशियम। आयरन भी स्मॉल है, कॉपर भी स्मॉल है और बोरॉन भी। मैग्नीशियम जो है वो मैक्रोन्यूट्रिशन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज माइक्रोन्यूट्रिशन? इनमें से जो कौन सा एलिमेंट है वो माइक्रो मीन्स छोटा न्यूट्रिशन है? न्यूट्रिशन से मुराद है फूड। ए इज पोटेशियम, बी इज सल्फर, सी इज कॉपर एंड डी इज कैल्शियम। जूम कर देती हूं मैं। सही है। नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिशन? ए इज पोटेशियम, बी इज सल्फर, सी इज कॉपर एंड डी इज कैल्शियम। तो इसका करेक्ट आंसर है कॉपर। मैक्रोन्यूट्रिशन है आपका मैग्नीशियम, बड़ा न्यूट्रिशन, और माइक्रो है आपका कॉपर। नंबर 3 देखें, द माइक्रोन्यूट्रिशन दैट इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। इनमें से वो कौन सा माइक्रो छोटा न्यूट्रिशन है जो प्लांट्स को चाहिए होता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के लिए? ए इज क्लोरीन, बी इज आयरन, सी इज जिंक एंड डी इज निकल। न्यूट्रिशन मीन्स फूड। सेकंड का आंसर है कॉपर। न्यूट्रिशंस जो आप खाना खाते हो जिसमें आपके मिनरल्स विटामिन्स होते हैं। क्वेश्चन 3, द माइक्रोन्यूट्रिशन दैट इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स। वो माइक्रोन्यूट्रिशन जो प्लांट्स को रिक्वायर्ड होता है, जिसको प्लांट्स को जिसकी नीड होती है फॉर नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से मुराद है कि आपको जी नाइट्रोजन आपकी बॉडी को जो रिक्वायर होती है, जो कन्वर्जन होती है नाइट्रोजन, जैसे अमाइनो एसिड्स हमारे होते हैं वो नाइट्रोजन से बने होते हैं, डीएनए में नाइट्रोजन होता है, आरएनए में होता है, तो उनके लिए आपका कौन सा माइक्रोन्यूट्रिशन रिक्वायर्ड होता है प्लांट्स को? ए इज क्लोरीन, बी इज आयरन, सी इज जिंक एंड डी इज निकल। तो इसका करेक्ट आंसर है निकल। निकल जो है वो माइक्रोन्यूट्रिशन है जो प्लांट्स को रिक्वायर होता है नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म के लिए। मेटाबॉलिज्म कहते हैं कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी। जो आप खाना खाते हो उसका एनर्जी में तब्दील होना मेटाबॉलिज्म कहलाता है। नंबर 4 इज द फंक्शन ऑफ फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस जो आपके डीएनए में होता है उसका क्या फंक्शन है? डीएनए और आरएनए में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, उसका क्या फंक्शन है?
इज इट इज कंपोनेंट ऑफ एटीपी। ये एटीपी जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, एटीपी क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। अपने सेल के ऑर्गेनल्स पढ़े हैं, उसके अंदर एक ऑर्गेनल होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर आपका जो है वो एटीपी बनता है। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ एटीपी। ये एटीपी का एक कंपोनेंट है, मीन्स एक पार्ट है, न्यूक्लिक एसिड्स का पार्ट है और को एंजाइम्स का पार्ट है। नंबर सेकंड है, इट इज नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन। ये जो सीड की जर्मिनेशन होती है उसके लिए जरूरी होता है। फोटोसिंथेसिस एंड प्रोटीन फॉर्मेशन, जो आपका फोटोसिंथेसिस जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद तैयार करते हैं उसके लिए, और जो आपकी प्रोटीन बनती है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड डी ऑल ऑफ दीज। थर्ड का आंसर था निकल, और फोर्थ का आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। कि फॉस्फोरस आपका एटीपी एटीपी जो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है उसमें भी होता है, आपके जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं डीएनए में या कोएंजाइम्स हैं उसमें भी फॉस्फोरस होता है। और जो फूड की या सीड की जर्मिनेशन होती है जिसमें सीड ग्रो होता है उसके लिए भी फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट है। और आपके फोटोसिंथेसिस जिसमें क्लोरोफिल की मदद से प्लांट्स अपना खाना खुद तैयार करते हैं उसमें भी फॉस्फोरस का अहम किरदार है। और आपकी जो प्रोटीन बनते हैं बॉडी के अंदर उसके अंदर भी फॉस्फोरस होता है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नंबर 5 इज प्लांट्स गेट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ। प्लांट्स नाइट्रोजन किस शक्ल में लेते हैं? ए इज नाइट्राइट, बी इज नाइट्रेट, सी इज निट्रिक एसिड, डी इज ऑल ऑफ दीज। प्लांट्स किस शक्ल में नाइट्रोजन लेते हैं? 3 का मैंने बताया था कि वो कौन सा माइक्रो न्यूट्रिशन है जो प्लांट्स को रिक्वायर्ड होता है नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म के लिए। नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म के लिए मींस नाइट्रोजन की कन्वर्जन के लिए, जो नाइट्रोजन आपकी बॉडी में है अब उसको एनर्जी में कन्वर्ट होना है, तो उसकी मेटाबॉलिज्म के लिए वो कौन सा एलिमेंट रिक्वायर्ड होता है? तो वो होता है निकेल। ओके, 5 का आंसर क्या है? प्लांट्स जो है वो नाइट्रोजन किस फॉर्म में लेते हैं? नाइट्राइट, नाइट्रेट या निट्रिक एसिड या ऑल ऑफ दीज? 4 का मैंने बताया था कि जो आपका फास्फोरस है उसके क्या फंक्शंस है, तो ये सारे उसके फंक्शंस है कि वो एटीपी का भी पार्ट है, न्यूक्लिक एसिड का भी पार्ट है और कोएंजाइम में भी होता है। उसके अलावा जो सीड जर्मिनेशन होती है, सीड जो जर्मिनेट होता है प्लांट्स के अंदर, उसमें भी फास्फोरस का अहम किरदार है। आपके जो फोटोसिंथेसिस होते हैं प्लांट्स में और प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन जो बनता है उसका भी उसके लिए भी फास्फोरस रिक्वायर्ड होता है। सो 5 पे आ जाए, 5 का आंसर बताएं। 5 में है आपका बी आंसर, नाइट्रेट। प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन नाइट्रेट की शक्ल में लेते हैं। ये स्पेलिंग का ख्याल कीजिएगा, नाइट्राइट नाइट्रेट इनका फॉर्मूला चेंज होता है। Okay, plants get nitrogen in the form of B, nitrate. Number 6 is deficiency of which element cause the yellowish of leaves in plants. इनमें से किस चीज की अगर डेफिशिएंसी हो जाए प्लांट्स में तो उनके जो पत्ते हैं वो येलो नजर आते हैं? ए इज जिंक, बी इज मैग्नीशियम, सी इज कॉपर एंड डी इज क्लोरीन। वॉइस नहीं आ रही किसी को? वॉइस क्लियर है सबके पास? तो आप अपना इंटरनेट कनेक्शन देख लें, जिसके पास सही नहीं है बाकियों के पास सही आ रही है। तो इसका आंसर है मैग्नीशियम। जो प्लांट्स के लीव्स येलो नजर आते हैं उनमें जो है मैग्नीशियम की कमी होती है। डेफिशिएंसी से मुराद है कमी।
7 is which one is an organic fertilizer? ऑर्गेनिक से मुराद है जिसमें आपका कार्बन प्रेजेंट हो। तो इनमें से वो कौन सा फर्टिलाइजर है जो ऑर्गेनिक है? ए इज रॉक फॉस्फेट, बी इज एलिमेंटल सल्फर, सी इज कंपोजिट एंड डी इज जिप्सम। 5 का आंसर बी था। विच वन इज एन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर? तो इसका आंसर है आपका सी, कंपोजिट। कंपोजिट जो है वो आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। 6 का आंसर बी। कहाँ गुमे आज सब? 8, the increase in the chemical nutrition in an ecosystem is called the increase in the chemical nutrition in an ecosystem is called, जो आपके केमिकल न्यूट्रिशंस आपके माहौल में बढ़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके जो केमिकल्स एनवायरनमेंट में बढ़ जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ए इज एब्सॉर्प्शन, बी इज एसिमिलेशन, सी इज यूट्रोफिकेशन एंड डी इज न्यूट्रिशन। जिसके जो आंसर मिस हो गए मैं की भेज दूंगी, क्योंकि फिर एमसीक्यूज रह जाएंगे बार बार मैं रिपीट करूं तो। द इंक्रीज इन द केमिकल न्यूट्रिशन, जब आपके सॉइल में या आपके पानी के अंदर केमिकल्स का कॉन्टिनेंट बढ़ जाए, केमिकल्स बढ़ जाए, तो उसको हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन हम कहते हैं कि आपके वाटर के अंदर मोस्टली आपका जो इंडस्ट्री से कचरा आता है वो पानी में छोड़ा जाता है आपका। उससे क्या होता है कि केमिकल्स बढ़ जाते हैं पानी के अंदर, और केमिकल्स बढ़ने से उसके अंदर जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, इनकी तादाद बढ़ जाती है। जब ये कंपोनेंट, ये एलिमेंट आपके पानी में बढ़ जाते हैं तो उससे क्या होता है कि प्लांट की ज्यादा ग्रोथ होती है, प्लांट ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से जब प्लांट्स की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है ड्यू टू केमिकल्स, उसको हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। ओके। एमसीक्यू नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी? इनमें से कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपोनेंट है या कौन सा न्यूट्रिशन है जो ज्यादा हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है? ए इज कार्बोहाइड्रेट, बी इज लिपिड, सी इज प्रोटीन एंड डी इज ऑल ऑफ दीज। तो मोस्टली आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। कार्बोहाइड्रेट्स में आपका ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स में और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, ये सब भी कार्बोहाइड्रेट्स में। मगर कार्बोहाइड्रेट्स का जो एक ही वाहिद है माइक्रो न्यूट्रिशन, वो है आपका ग्लूकोज, जो आपका कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्योंकि ग्लूकोज का क्या होता है कि आप, ग्लूकोज मीठी चीजों में होता है, आप जैसे ही उसको मुंह में रखते हैं आपको उसी वक्त एनर्जी मिल जाती है। वो इतना फास्ट डाइजेस्ट हो जाता है, मुंह में ही आपके डाइजेस्ट होता है। बाकी जो लिपिड प्रोटीन है वो आपके डाइजेस्ट, प्रोटीन आपका डाइजेस्ट होता है स्टमक में, लिपिड्स होते हैं आपके डाइजेस्ट इंटेस्टाइन के अंदर, और कार्बोहाइड्रेट आपके डाइजेस्ट होते हैं माउथ के अंदर। ओके। कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होते हैं माउथ के अंदर, प्रोटीन होते हैं स्टमक के अंदर, और लिपिड होते हैं आपके इंटेस्टाइन के अंदर। इज इट क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मच एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में आपकी कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड मिलती है? ए इज 1000, बी इज 2000, सी इज 3000 एंड फोर इज, और डी इज 4000।
नो, तो इसका आंसर है 4000 कैलोरीज मिलती है आपको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में आपकी 4000 कैलोरीज होती हैं। नंबर 11, द लिपिड्स आर कंपोज्ड ऑफ, लिपिड किससे बने होते हैं? A is fatty acid, B is glycerol, C is both A and B, and D is none of these. लिपिड्स आपके इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं। उसके अलावा लिपिड के लिए आपको डाइजेस्ट के लिए जो आपके लिवर के अंदर बाइल होता है ना, बाइल डक्ट, एक डक्ट होती है बाइल डक्ट, जो बाइल सीक्रेशन करता है, एक जूस सीक्रेट करता है स्टमक के अंदर, वो आपकी लिपिड की मेटाबॉलिज्म करवाता है, मींस लिपिड को तोड़ता है। क्योंकि आपको पता है लिपिड तेल से बना है, ऑयल, और ऑयल को डाइजेस्ट होने में काफी टाइम लगता है। तो ऑयल को डाइजेस्ट होने में काफी टाइम लगता है, तो इसलिए लिपिड के लिए कहा बहुत सारी जगहों पे डाइजेशन होती है। स्टमक में प्रोटीन्स की होती है, और वहां पे बाइल भी आता है स्टमक के अंदर, जो आपके लिपिड की भी डाइजेशन करवाता है। फर्दर आपका इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लिपिड की डाइजेशन होती है। सो आपका जो 11 का आंसर है वो है सी, बोथ एंड बी। लिपिड्स जो है फैटी एसिड से भी बने होते हैं और ग्लाइसरोल से भी बने होते हैं। हाउ मच एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय 1 ग्राम ऑफ लिपिड? 1 ग्राम लिपिड के अंदर आपकी कितनी एनर्जी होती है? रिक्वायर्ड है ए 6000, बी 7000, सी 8000 एंड डी 9000। अच्छा, एक बात यहाँ पे माइंड में रखिएगा कि लिपिड की एनर्जी आपको, लिपिड आपको ज्यादा एनर्जी देता है कैलोरीज में एज कंपेयर टू आपके कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन आपको इक्वल अमाउंट में एनर्जी देते हैं। फॉर सपोज यहाँ पे 4000 कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, तो प्रोटीन भी 4000 देगा, मगर लिपिड डबल पे देता है। तो इसका आंसर क्या होगा 12 का आंसर? तो 12 का आंसर है डी, 9000 देता है आप। ओके, 13 को छोड़ दें। द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 15 का आंसर बताएं। ये मैंने अभी आपको बताया, प्रोटीन कितनी एनर्जी देगा? प्रोटीन जो आपने कार्बोहाइड्रेट में लिखी थी वही सेम एज इट इज प्रोटीन की होती है। अभी मैंने आपको ये स्टेटमेंट बताई कि जितनी आप, फॉर सपोज कार्बोहाइड्रेट 4000 कैलोरीज दे रहा है, तो प्रोटीन भी 4000 कैलोरीज ही देगा, बाकी जो लिपिड है वो 9000 देगा। ओके, 16, which of the following major component of food is needed as the main structural component of the body? इनमें से कौन सा कंपोनेंट है फूड का जो आपका बॉडी का मेन, मतलब कि जो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर है, या जो आपकी बॉडी का मेन कंपोनेंट है बनाने के लिए, बॉडी का कोई भी ऑर्गन, कोई भी चीज बनाने के लिए आपका मेन कंपोनेंट है, तो वो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन या विटामिन? ये भी इजी है। तो इसका आंसर है प्रोटीन। आपकी पूरी बॉडी जो है वो प्रोटीन से बनी है, चाहे आपके मसल्स हो, चाहे आपको हेयर्स हो, हर एक चीज प्रोटीन से ही बनती है। 17 इज प्रोटीन्स आर आल्सो द मेजर कंपोनेंट ऑफ, प्रोटीन जो है वो मेजर कंपोनेंट है किसके? इज मसल, बी इज लिगामेंट, सी इज टेंडन, डी इज ऑल ऑफ दीज। तो प्रोटीन जो है वो मेजर कंपोनेंट है मसल्स के भी, लिगामेंट्स भी आपके मसल के अंदर होते हैं। ये आपको मैंने वीडियो लेक्चर में समझाया है, पूरा बोन का चैप्टर है 10th क्लास में, 10th में। तो उसमें लिगामेंट, टेंडन, ये सारे डिफ्रेंशिएट करके डायग्राम के थ्रू समझाए हैं मैंने। तो जो प्रोटीन है वो मेन कंपोनेंट है, मेजर कंपोनेंट है, लिगामेंट, टेंडन और मसल, ये सारे बोन के अंदर आते हैं, मसल्स भी,
लिगामेंट भी और टेंडन भी। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। नंबर 18 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर मिनरल, इनमें से कौन सा जो है वो मेजर मिनरल है? आयरन, जिंक, कॉपर या कैल्शियम? तो ऑब्वियसली कैल्शियम से ही आपकी बोन्स वगैरह बनती है। तो मेजर जो मिनरल है आपका वो बॉडी का वो कैल्शियम होता है। आपके नेल्स, टीथ, मेजर वो कैल्शियम है, क्योंकि बोन्स हमारी सारी कैल्शियम से ही होती हैं। नंबर 19 इज द मिनरल रिक्वायर्ड फॉर फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी। जो आपका फ्लूइड बैलेंस है बॉडी का, उसके लिए कौन सा मिनरल रिक्वायर्ड होता है? सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड या डी ऑल ऑफ दीज? आपके जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उसके लिए कौन सा मिनरल रिक्वायर्ड होता है? तो इसका भी आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। पोटेशियम भी रिक्वायर्ड होता है, सोडियम आपके फ्लूइड्स में होता है, क्लोराइड भी आपके फ्लूइड्स में होता है, बॉडी फ्लूइड्स में। ये सारे कंपोनेंट्स आपके जो हैं, सारे एलिमेंट्स वो बॉडी फ्लूइड्स में प्रेजेंट होते हैं। 20 is which mineral is essential for development and maintenance of bone and teeth? तो इसका आंसर आप खुद बताएं। बोन और टीथ के लिए कौन सा मिनरल रिक्वायर्ड होता है? पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन या कैल्शियम? तो इसका आंसर कैल्शियम है। आपकी बोन की डेवलपमेंट या मेंटेनेंस के लिए या टीथ के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 21 इज द फंक्शन ऑफ कैल्शियम इज, कैल्शियम का क्या फंक्शन है? डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बोन एंड टीथ। 20 ब्लड क्लॉटिंग, जो आपका ब्लड रुकता है उसमें कैल्शियम है। सी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। तो इसका आंसर है डी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि आपकी टीथ और बोन्स के लिए कैल्शियम रिक्वायर्ड है। उसके अलावा जो ब्लड क्लॉट होता है, समटाइम आपके हाथ में कहीं पे कट आ जाता है तो ब्लड बहती रहती है, फ्लो करती है, तो वो क्लॉटिंग फैक्टर के लिए वो एक क्लॉट बन जाते हैं जब आपकी ब्लड तब जाके रुकती है। तो क्लॉट के लिए आपका कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है। 22 इज विच वन इज अ ट्रेस मिनरल? इसको आप छोड़ दें। The mineral that stabilize minerals and harden tooth animal. The mineral that stabilize both bone mineral and harden tooth animal. A is iodine, B is fluoride, C is zinc, D is potassium. वो कौन सा मिनरल है जो आपकी बोन की मिनरल को स्टेबलाइज करता है और आपके जो टूथ के ऊपर कवर होता है एनिमल उसको भी सख्त करता है? इसका आंसर है आपका फ्लोराइड, 23 का। 24 is which one trace mineral is required for नॉर्मल थायराइड फंक्शन? जो आपका थायराइड ग्लैंड होता है आपकी नेक के अंदर प्रेजेंट होता है, बटरफ्लाई शेप का। उसके अंदर आपका जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अंदर कौन सा मिनरल चाहिए? विच वन इज ट्रेस मिनरल इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल थायराइड फंक्शन? इज आयरन, बी जिंक, सी इज कॉपर एंड डी इज आयोडीन। थायराइड ग्लैंड के अंदर आपके आपके थायराइड जो ग्लैंड है आपका पूरा मेटाबॉलिज्म
सिस्टम संभालता है। उसमें क्या होता है कि आपका जो बॉडी का टेम्परेचर वगैरह है, पूरी जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो थायराइड करता है, थायराइड ग्लैंड। तो उसके लिए एक मिनरल की रिक्वायरमेंट है, अगर उसकी कमी या ज्यादा हो जाती है तो उससे डिजीजेस पैदा होती हैं। थायराइड काम करना छोड़ देता है या वो ठीक तरीके से काम नहीं करता, तो वो कौन सा एलिमेंट है इनमें से? आयरन, जिंक, कॉपर या आयोडीन? तो थायराइड के फंक्शन के लिए आपका आयोडीन रिक्वायर्ड होता है, आयोडीन डी। 24 में है आपका डी। ट्रेस मिनरल कहते हैं, विच वन इज ट्रेस मिनरल? ट्रेस मिनरल कहते हैं आप उसको जिसकी आपको डेली रिक्वायरमेंट हो, मतलब 1 to 100 मिलीग्राम में आपकी डेली उसको आप उसको इनटेक करें, उसको हम कहते हैं ट्रेस मिनरल। तो इसी तरह थायराइड जो ग्लैंड है उसको भी डेली आयोडीन की जरूरत होती है। आप उतने ग्राम में डेली आयोडीन लेंगे तो वो प्रॉपर फंक्शन करेगा। तो इस वजह से यहाँ पे कह रहे हैं विच वन इज ट्रेस मिनरल, जिसकी डेली रिक्वायरमेंट होती है आयोडीन को। 25 इज विच द डेफिशिएंसी ऑफ विच मिनरल कॉज एनीमिया? इनमें से कौन सा मिनरल है जिसकी कमी हो जाएगी तो एनीमिया हो जाएगा? एनीमिया कहते हैं जिसके अंदर आप, जिस बॉडी के अंदर ब्लड की कमी हो, ब्लड की कमी हो या उसके अलावा एक और भी है, उसका फिर आंसर आ जाएगा आपको। तो इसका आंसर भी आयरन है। तो जिस पर्सन के अंदर आयरन की कमी हो या ब्लड की कमी हो उसको हम कहते हैं एनीमिया। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैट soluble vitamin? इनमें से कौन सा विटामिन है जो फैट soluble नहीं है, फैट में हल नहीं होता? इज ए, बी इज बी, सी इज डी एंड डी इज ई। तो आपके जो फैट soluble है विटामिन वो है विटामिन बी। 27 इज वाटर soluble vitamin इज, वाटर soluble vitamin कौन सा है इनमें से? अब क्योंकि ए, डी और ई तो आपके फैट soluble हैं, तो बाकी कौन सा बचा वाटर soluble में आपका? तो विटामिन बी जो है वो वाटर soluble है, और विटामिन ए, डी और ई आपके फैट soluble हैं। 29 एमसीक्यू देखें। विच विटामिन कन्वर्ट ऑप्सिन इनटू रोडोप्सिन? इसको छोड़ दें आप। 30 एमसीक्यू। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, ये एमसीक्यू आया था, ये एमसीक्यू काफी बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन से विटामिन की कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस होती है। मींस आंखों की नजर चली जाती है या वीक हो जाती है। तो इसका आंसर है विटामिन ई। विटामिन ई की वजह से आपकी नाइट ब्लाइंडनेस होती है, उसकी कमी की वजह से। विटामिन सी की कमी हो जाए तो बॉडी में, फिर ये एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। तो उससे आपकी एक डिजीज होती है जिसको कहते हैं स्कर्वे। और विटामिन डी जो आपकी सनलाइट के अंदर होता है, अगर उसकी कमी हो जाए बॉडी में तो उससे एक डिजीज होती है जिसको कहते हैं रिकेट्स। ये सारे नीचे एमसीक्यूज दिए गए हैं। रिकेट्स, विटामिन डी की अगर कमी हो जाए तो होती है रिकेट्स, विटामिन सी की हो जाए तो होती है आपकी स्कर्वे। नंबर 31 इज पुअर ग्रोथ, blindness and dry skin are the deficiency symptom of poor growth, blindness, dry skin are the of
रिकेट्स आपकी बोन्स की है ना डिजीज। 30 का आंसर बताया तो सही ए। रिकेट्स आप कहते हैं बोन डिजीज को, जो आपके हड्डियां, लेग्स की जो हड्डियां हैं वो बहुत ज्यादा वीक होती हैं, तो वो बोन डिजीज है। तो 31 का आंसर क्या है? पुअर ग्रोथ, ब्लाइंडनेस, ड्राई स्किन आर द डेफिशिएंसी सिस्टम ऑफ। तो इसका आंसर है विटामिन ए। ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, और आपकी ग्रोथ भी पुअर होती है, कम होती है, स्किन ड्राई रहती है, ये सिम्टम्स आपके विटामिन ए की डेफिशिएंसी के। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी रिजल्ट इज, ये अभी बताया मैंने। अगर बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाए तो क्या होता है? तो इसका आंसर है स्कर्वे डिजीज, बी आंसर। 33 इज स्कर्वे इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। तो ये इजी एमसीक्यू से विटामिन सी। विटामिन सी इज नीडेड, 34 एमसीक्यू, विटामिन सी इज नीडेड फॉर। विटामिन सी की क्यों जरूरत होती है? टू फॉर्म कोलेजन, हीलिंग ऑफ वाउंड्स, इम्यून सिस्टम, या ऑल ऑफ दी। कोलेजन आपका जो है वो एक प्रो होता है, आपकी बोन के अंदर होता है। आपके जो वाउंड्स, जो जख्म होते हैं, उनको जल्दी ठीक करता है। इम्यून सिस्टम के लिए भी रिक्वायर्ड होता है आपका विटामिन सी। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय स्किन एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। इनमें से कौन सा विटामिन है वो तब बनता है जब आपकी स्किन पे सन की रेडिएशंस आ जाएं? ये तो सबको पता होगा। कौन सा विटामिन तब बनता है जब आपकी स्किन पे सन की रेडिएशंस पड़ती हैं? तो ऑब्वियसली विटामिन डी जो है वो सनलाइट की वजह से आपके बॉडी के अंदर वो होता तो है, मगर वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। विटामिन डी बॉडी के अंदर ही होता है, जैसे बाकी विटामिन होते हैं। जब फिर सनलाइट, सन की रेस पड़ती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, तो वो एक्टिव हो जाता है। 36 is deficiency of vitamin D leads to rickets, scurvy, osteomalacia, D both A and B. तो इसका आंसर है डी, ए एंड बी। रिकेट्स भी होती है और ऑस्टियोमेलेशिया भी बोन की डिजीज है। हमारी बॉडी जो है 37, हाउ मच ऑफ एडल्ट ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ वाटर। कितने परसेंटेज जो हमारी एडल्ट की ह्यूमन बॉडी है वो पानी से बनी होती है? ए इज 40, B is 50, C 60 and D is 70. इसका आंसर होता है 70। 38 इज 60 to 70 दोनों होते हैं, तो 60 बहुत, 70 जो है मोस्ट अप्रोक्सीमेट माना जाता है। 38 इज द एस्टिमेट वाटर रिक्वायरमेंट फॉर एन एवरेज अडल्ट पर डे। एक अडल्ट के लिए कितने परसेंटेज जो है, ओ कितने लीटर रिक्वायर्ड होता है पर डे पे वाटर? 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर और 4 लीटर? 37 का आंसर है 70। 4 लीटर नहीं होता, 2 लीटर रिक्वायर्ड होता है। 38 का आंसर है 2 लीटर्स। 2 लीटर्स पर डे रिक्वायर्ड होते हैं। 39 इज विच वन इज एन insoluble dietary fiber? A is cereals, B is oats, C is beans, D is barley. ना, इसका आंसर होता है, क्योंकि इनमें से पूछा है इनमें से कौन सा इनसॉल्युबल होता है फाइबर, डाइटरी फाइबर। तो आपके जो सीरियल्स है वो डाइटरी फाइबर्स में आते हैं। 40 is which of the following